Hello, future doctors. Welcome back to my channel, which is Sarika Rao Biology. My name is Sarika Rao, and I have done my master's in zoology from Punjab University, Chandigarh. And through my teaching journey, many of my students have successfully completed NEET, and now they are doing their MBBS from reputed medical colleges of India. So, if you want to learn biology and score good marks, do subscribe the channel and let's just start. So, in today's video, we are going to discuss about human reproduction PYQ questions. So, let's just start. Spermatogonia undergo a series of cell division statements to produce sperms. Select the correct from the following. तो पहले तो हम इसको अंडरलाइन कर लो करेक्ट को, कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें पूछा है करेक्ट, है ना, इनकरेक्ट नहीं पूछा, हमें करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है स्पर्मेटोगोनिया ऑलवेज अंडरगो मियोटिक सेल डिवीजन। यहीं पे ये क्वेश्चन गलत हो रहा है, मियोटिक नहीं बेटा, माइटोटिक होता है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था, माइटोटिक, है ना। स्पर्मेटोगोनिया में माइटोटिक डिवीजन होती है, तभी आगे वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है। तो ये स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग हो जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड माइटोटिकली टू प्रोड्यूस सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बेटा ये भी बात अगेन गलत हो रही है, क्योंकि यहाँ माइटोटिक नहीं, यहाँ मियोटिक आना चाहिए था, बिकॉज यहाँ क्या होता है, मियोसिस होता है। ठीक है, तो बहुत ये छोटे छोटे चेंजेस है, बट ये स्टेटमेंट गलत हो गई है। सेकंड जो है वो है थर्ड स्टेटमेंट कि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट थ्रू देयर सेकेंड मियोटिक डिवीजन प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पर्मेटिड। बिल्कुल सही बात है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपका जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होता है वो आपका सेकेंड मियोटिक डिवीजन से बनता है, ठीक है, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो आपका फर्स्ट मियोटिक डिवीजन से बनता है। तो बी स्टेटमेंट तो इसलिए गलत होगी क्योंकि यहाँ माइटोटिक था, लेकिन सी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है स्पर्मेटिड्स प्रोड्यूस स्पर्मेटोजोआ थ्रू माइटोसिस। नहीं बेटा, स्पर्मेटिड्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ जो कि होता है आपका स्पर्म्स, ये बनाएगा, लेकिन माइटोसिस से नहीं, ये एक डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है। स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म इनटू स्पर्मेटोजोआ बाय स्पर्मियोजेनेसिस। दिस स्टेटमेंट इज एक्चुअली करेक्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। स्पर्मियोजेनेसिस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, आपका जो स्पर्मेटिड होते हैं उसके अंदर जो है कुछ चेंजेस आए, जो अपनी फॉर्म है उसको चेंज कर देगा एंड इट विल कन्वर्ट इनटू स्पर्मेटोजोआ या फिर स्पर्म। तो बिल्कुल सही है ये। देखो PYQs आप जितने सॉल्व करोगे, अभी आपको जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगी आपको पता चलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सिमिलर कंसेप्ट से रिपीट होते हैं। PYQ का मतलब ये नहीं है कि सेम क्वेश्चन आपको हर साल देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि सिमिलर कंसेप्ट से NTA की अप्रोच क्या है, NTA किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा, वो हमें पता चल जाता है। तो PYQs करने का बेनिफिट है। अच्छा, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर हमें क्या करना है, दो कॉलम्स दे दिए, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन भी पिछले कुछ सालों में देखने को मिल रहा है कि बहुत पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, जहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग दिया जाएगा। तो ये बड़े इजी लगते हैं, बट थोड़े से कंफ्यूजिंग है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये इजी स्कोरिंग मुझे लगता है कि है। ओके, सो पहला क्या बोल रहा है, द फीटस मूवमेंट स्टार्ट्स एंड हेयर अपीयर्स ऑन दी हेड। तो आपके हेयर जो है हेड पे आना कब स्टार्ट हो जाता है बेटा, आपके 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 20th वीक्स पे आपका जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है फीटस में, हेयर आने स्टार्ट हो जाएंगे हेड के ऊपर। तो राइट ऑप्शन ए का हो जाएगा राइट सेकंड। ठीक है, तो ए का सेकंड हमें ऑप्शन नंबर बी या सी, नहीं सी आपका नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा, एंड ए भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसका आंसर होना चाहिए बी या डी में, ए का 2 है। अब आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द फीटस डेवलप्स लिम्स एंड डिजिट्स। लिम्स और डिजिट्स कब आ जाते हैं फीटस के अंदर, एंड ऑफ द सेकेंड मंथ। सेकेंड मंथ के एंड में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपके लिम्स और डिजिट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर इसका रहेगा 8 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो बी का थर्ड हमें कौन सा ऑप्शन देता है, ऑप्शन नंबर बी। तो डी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट हो जाएगा, विच मीन्स ए का 2 है, बी का थर्ड है। नेक्स्ट है द फीटस डेवलप्स एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, सी का
4th। एंड फाइन हेयर, आईलिड, सेपरेट, आईलैशेस का आना, ये सब कब होगा बेटा? 24th वीक के एंड में ऑलमोस्ट ये स्टार्ट हो जाता है आपका प्रेगनेंसी का, आईलिड्स एंड आईलैशेस बेबी का बनना। इज इट क्लियर? ये समझ आया? अच्छा देखो, अगर आपको इनमें से कोई दो भी आ रहे थे तो आपका आंसर निकल जा रहा था इसमें, है ना। मैच द फॉलोइंग में यही खास बात है कि अगर आपको एक या दो भी स्टेटमेंट आ रही है तो आपका आंसर निकल जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, अरेंज द फॉलोइंग सेल लेयर स्ट्रक्चर्स अराउंड द फीमेल गैमेट फ्रॉम आउटर टू इनर साइड, है ना। तो अगर हम सेकेंडरी oocyte की बात करें, सेकेंडरी oocyte वो स्ट्रक्चर है जो ओवुलेशन के टाइम आपका रिलीज होता है ना। तो उसके जो लेयर्स हैं उसके बारे में पूछा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी ओवम की, तो डी ऑप्शन जो है आउटर टू इनर पूछा है तो लास्ट में आना चाहिए डी ऑप्शन आपका, है ना। तो डी ऑप्शन लास्ट में सिर्फ थर्ड और फोर्थ के अंदर है, तो फर्स्ट और सेकंड तो आपका वैसे ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझे आप। इसके बाद में आप देखिए कि सबसे बाहर क्या होता है बेटा, कोरोना रेडिएटा होता है। कोरोना रेडिएटा नरिशमेंट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। देन आपका जो है जोना पेलुसिडा आएगा, ठीक है। देन प्री विटिलिन स्पेस आके और यहाँ पे आपका सेकेंडरी oocyte होगा, ठीक है। प्री विटिलिन स्पेस में आपका इधर सेकेंडरी पोलर बॉडी होता है, ठीक है। सो दिस इज आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज आपका प्री विटिलिन स्पेस एंड दिस इज जोना पेलुसिडा, दिस इज कोरोना रेडिएटा। तो सबसे बाहर अगर देखें हम तो सबसे बाहर है कोरोना रेडिएटा, तो ऑप्शन नंबर सी और सेकंड में भी, सो ऑप्शन नंबर सेकंड एंड थर्ड दोनों में ही सी है, तो हमें एक और देखना पड़ेगा। उसके बाद बेटा जोना पेलुसिडा आएगा, तो ये भी ऑप्शन नंबर सेकंड और थर्ड दोनों में है। तो जो है डिसाइडिंग फैक्टर क्या बनेगा, डी या फिर बी। तो जो आपका प्री विटिलिन स्पेस है वो बेटा आपका पहले आएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यस। सो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर थर्ड, CADB। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वेरी सिंपल क्वेश्चन, डायपोज, ओव्यूलेशन, मेनोपोज एंड मेनार्क, राइट। तो इसका डायरेक्ट NCERT की लाइन है, राइट आंसर क्या रहेगा इसका? लेट मी गिव यू 5 सेकेंड टू थिंक। करेक्ट, सो राइट आंसर वुड बी मेनार्क। ठीक है बेटा, ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte का रिलीज को बोलते हैं हम, मेनोपोज स्टॉप जब हो जाते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको बोलते हैं, डायपोज होता है मतलब इनएक्टिवेशन, मेनार्क का मतलब होता है ऑनसेट या फिर स्टार्टिंग या इनिशिएशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक और होता है बेटा टर्म जिसको हम बोलते हैं हेलार्क। इसका मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट आफ्टर प्यूबर्टी। जैसे आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई उसके बाद में ब्रेस्ट डेवलपमेंट को हम थैलार्क बोलते हैं, ठीक है। एक होता है मेनार्क और एक होता है थैलार्क। नेक्स्ट आ जाइए, इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी हुई है। अगेन ये देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हो गया। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मुझे तो लगते हैं बहुत इजी, और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी इजी लगेंगे। 2026 में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं एंड इजी भी पेपर था कंपैरेटिवली। 2025 वाला भी जो पेपर है आपका वो इजी था, बट क्या देखने को मिला है कि पेपर लेंदी लगता है बच्चों को, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस जो है बेटा आपको पढ़ना पड़ेगा एंड उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप एक बार स्टेटमेंट देखो एंड दिमाग में जो आपका आंसर क्लिक हो जाए तुरंत। तो लेट्स सी, फर्स्ट स्टेटमेंट इज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल द ओवुलेशन टेक प्लेस अप्रोक्सीमेटली ऑन 14th डे। बिल्कुल सही बात है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14th डे पे ओवुलेशन जो है हो जाती है। ऑलमोस्ट जितने भी दिन के आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसके मिड में आपकी ओवुलेशन होती है, सेकेंडरी oocyte का ओवरी से रिलीज होना। रीजन क्या देता है बेटा, रैपिड सिक्रीशन ऑफ LH इन द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल induces rupture of Graafian follicle and thereby the release of the ovum। बिल्कुल सही बात है, आपका 14th डे पे
अगर फीमेल की साइकिल 28th डे है तो ओव्यूलेशन होता है, एंड वो होगा क्यों? क्योंकि LH सर्ज आती है बेटा। LH सर्ज क्यों आती है? क्योंकि फॉलिकल्स ग्रो कर रही हैं, एस्ट्रोजन का लेवल ब्लड में ज्यादा हो गया, जिससे पॉजिटिव फीडबैक गया आपके पिट्यूटरी को, जहां से आपके LH की जो है रिलीज स्टार्ट हो जाती है, जिससे LH की जो है पीक आएगी, और 14th डे पे सर्ज जब आता है तो आपका ग्राफिन फॉलिकल से सेकेंडरी oocyte बाहर रिलीज हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, एंड करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर, क्योंकि करेक्ट एक्सप्लेन कर रही है। आ जाइए, अरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स इन ह्यूमन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर पूछा है रूट ऑफ द मिल्क इजेक्शन, ठीक है। नाउ इसके अंदर सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि पाथवे ऑफ मिल्क हमने पढ़ा है ना, पाथवे ऑफ मिल्क। तो मिल्क फॉर्म कहाँ होता है? मिल्क फॉर्म होता है आपका एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलस के अंदर, मेमोरी एल्वुलस के अंदर, राइट। वहां पे ट्यूब्यूल से होते हुए वो आगे बढ़ेगा। तो आप एल्वुलाई जो है फर्स्ट ऑप्शन हमारा आना चाहिए, तो आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए, मेमोरी एल्वुलस, यहां से हमारा स्टार्ट होना चाहिए क्वेश्चन। तो सी जहां पे भी है सेकेंड एंड थर्ड, इसको छोड़ के बाकी को आप एलिमिनेट कर दो। कर दिया एलिमिनेट, बिना कोई सेकेंड थॉट के इसको आप एलिमिनेट कर दो। अब आप देखो कि ई ऑप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, दैट इज मेमोरी ट्यूब्यूल। एल्वुलाई से कहा जाएगा? ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है बेटा। ट्यूब्यूल से जाएगा बेटा मेमोरी डक्ट के अंदर, डक्ट से कहा जाएगा बेटा एम्पुला के अंदर, एंड वहां से लेक्टिफेरस डक्ट के थ्रू वो निपल से बाहर रिलीज हो जाएगा, ठीक है, जब आपका बेबी सकल करेगा मदर की निपल को। तो इतना क्लियर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेटा फर्स्ट वन विल बी सी, दैट इज मेमोरी एल्वुलस, फिर ई मेमोरी ट्यूब्यूल, देन आएगा बेटा आपका मेमोरी डक्ट, दैट इज ए। तो ऑप्शन नंबर हो गया इसका थर्ड, दिस इज करेक्ट। क्लियर है इतना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन आपके पास दो लिस्ट हैं, देन आपको ह्यूमन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया से क्वेश्चन आया हुआ है। आपके पास कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं ह्यूमन एक्सटर्नल जेनिटेलिया के, फीमेल के, एंड देन उनके फंक्शन पे हमें इसको मैच करना है। तो मॉन्स प्यूबिस बेटा क्या है? मॉन्स प्यूबिस बेसिकली क्या रहेगा आपका, जहाँ पे स्किन का एक लेयर है एंड वहाँ पे कुछ हेयर्स प्रेजेंट है। तो ये इसका राइट आंसर हमारे ये फैटी कुशन ऑफ सेल्स कवर्ड बाय स्किन एंड हेयर, ऑप्शन नंबर 2। तो ए का 2 हमारे पास कौन बोलता है? ए का 2 बोल रहा है ऑप्शन नंबर ए एंड डी। तो बी और सी जो है डायरेक्ट एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, ये इजीएस्ट रहेगा आपका, इससे आपका जल्दी आंसर जो है निकल सकता है। देन सेकेंड है बेटा क्लिटोरिस। क्लिटोरिस इज एक्चुअली होमोलोगस टू मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इज पीनस, है ना। वहां पे भी नर्व एंडिंग्स रहेंगी, इधर भी नर्व एंडिंग्स रहेंगी। तो क्लिटोरिस क्या है? अ टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अबव लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो क्लिटोरिस ऑप्शन नंबर बी का थर्ड जो है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड लास्ट दोनों में ही दे रहा है, तो अभी तक हमारा आंसर नहीं निकला। नेक्स्ट देखते हैं हाइमन। हाइमन क्या है बेटा? अ थिन मेम्ब्रेन, जो कि एक्चुअली में वेजाइना की जो ओपनिंग है उसको कवर करके रखता है, ठीक है, एक टिश्यू है बेसिकली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी का फोर्थ। तो सी का फोर्थ करते ही हमें ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। एंड डी का 1 लेबिया मेजोरा का क्या होगा? अ फ्लैशी फोल्ड ऑफ टिश्यू सराउंडिंग द वेजाइनल ओपनिंग, जो बाहर की तरफ रहता है बिल्कुल, दैट इज लेबिया मेजोरा। फिर आपका लेबिया माइनोरा रहता है, राइट। दिस इज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। क्लियर है ये? अगेन बेटा ये भी नीट 2025 का क्वेश्चन है। आपके सारे क्वेश्चंस जो है ऑलमोस्ट नीट 2018 से लेके 25 तक मैंने कवर करे हैं। तो अगेन आपके पास एक मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट दी हुई है बेटा पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है? पार्चुरेशन इज द चाइल्ड डिलीवरी, है ना। एनसीईआरटी की समरी को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लास्ट में एक लाइन दी हुई है कि पार्चुरेशन से क्या होता है? कॉर्टिसोल भी इंक्रीज होता है। कौन करवाता है? फीटस, फुली फीटस जो बना होता है वो इंड्यूस करवाएगा। कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन की रेशियो जो है वो इंक्रीज होती है। एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रीट होने स्टार्ट होंगे जो कि कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे और फीटस इजेक्ट होता है। फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स आता है,
है ना। सो पार्चुरेशन के लिए क्या हो जाएगा बेटा, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, ए का थर्ड। ए का थर्ड करते ही हमारे पास बी और सी ऑप्शन जो है अगेन कट हो जाएंगे। देन प्लेसेंटा क्या है बेटा, प्लेसेंटा को जो हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में आता है हार्मोन रिलीज करता है, HCG, ठीक है, तो सिक्रीट करता है हार्मोन, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नाउ सी, सी है कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम क्या है, द फर्स्ट इनिशियल मिल्क, जो कि मदर जो है वो बेबी को पिलाएगी, जिससे आपके पैसिव इम्यूनिटी मिलती है, एंटीबॉडीज जाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवरल एंटीबॉडीज एंड न्यूबॉर्न बेबीज, ऑप्शन नंबर 1। सी का 1 मिलते हैं हमें, करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर 1, ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिम्बरे क्या होता है बेटा, कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओव्यूलेशन। अच्छा, हम पढ़ाते हैं कि ओव्यूलेशन क्या है, ओवरी से सेकेंडरी oocyte का बाहर निकलना। अब फेलोपियन ट्यूब्यूल कुछ ऐसी दिखती है ना, फेलोपियन ट्यूब्यूल कुछ ऐसी दिखती है, तो यहाँ पे ये जो फिम्बरे लाइक स्ट्रक्चर है ये कैच कर लेते हैं ओवरी से जैसे वो सेकेंडरी oocyte निकलता है, ठीक है, और फिर आगे उसको फेलोपियन ट्यूब्यूल में पास करते हैं। सो अब ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, चलो आप करो इस क्वेश्चन को, किया आपने। सो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, पूछा है इन्होंने कि इनमें से क्या नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब्यूल। तो इस्थमस होता है, इन्फंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, राइट। सबसे पहले इन्फंडिबुलम आता है, फिर एम्पुला, फिर इस्थमस। अगर हम ओवरी टू यूट्रस की बात करें तो यूट्राइन फंडस जो है बेटा इसका आंसर करेक्ट होगा। ये आंसर आपके इनकरेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज यूट्राइन फंडस इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस का पार्ट है ये, 3 पार्ट होते हैं यूट्रस का। पहला पार्ट होता है फंडस टॉप में, देन आपका बॉडी, एंड देन आपका सर्विक्स, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, बिल्कुल सही बात है। हाइमन का प्रेजेंस होना या ना होना आपकी वर्जिनिटी किसी फीमेल की डिसाइड नहीं करती है। ये एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है, क्योंकि बेटा ऐसा हो सकता है कि आपका फीमेल जो है कोइटस करने के बाद भी हाइमन रहे वहां पे, एंड ऐसा भी हो सकता है कि कोइटस अभी तक फीमेल ने नहीं किया बट हाइमन जो है ब्रेक हो चुका है ड्यू टू सम अदर एक्टिविटीज, हॉर्स राइडिंग, है ना। सो ये एनसीईआरटी की लाइनिंग है, तो बिल्कुल सही है स्टेटमेंट 1। देन स्टेटमेंट 2 कह रहा है हाइमन इज टोन ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस ओनली। तो ओनली स्टेटमेंट आ गया तो बिल्कुल गलत बात है ये, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देन चलिए ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, हार्मोनल मैकेनिज्म से क्वेश्चन आया हुआ है स्पर्मेटोजेनेसिस के। अच्छा देखिए इसमें क्या है, GnRH दिया हुआ है आपको, है ना, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपका मेल और फीमेल दोनों में है, LH एंड FSH, ठीक है। तो A जो होता है दैट इज FSH बेटा, तो A विल बी FSH, तो आपके पास ये जो ऑप्शन है ये तो डायरेक्ट ही कट हो जाएंगे। देन बेटा अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं तो LH जो है किस सेल्स के ऊपर जाके काम करता है, लेडिक सेल के पास, है ना, लेडिक सेल्स पे काम करेगा जहां से एंड्रोजन्स रिलीज करवाता है, और वो एंड्रोजन मेजरली क्या है आपका टेस्टोस्टेरोन, एंड देन वो स्पर्मेटिड्स, है ना, आपके बेसिकली स्पर्म्स बनाने में काम करता है। तो ये हो जाएगा A विल बी FSH एंड B विल बी लेडिक सेल। तो हमें अभी हाँ मिल गया हमें आंसर ऑप्शन नंबर A, क्योंकि यहाँ पे सर्टोली सेल दिया हुआ है। फिर भी हम आगे देख लेते हैं। A जो है FSH बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो आपका C पे काम करेगा, तो वो क्या C क्या होती है आपके सर्टोली सेल्स, जिसको हम नर्व सेल्स भी बोलते हैं। एंड देन वहां से कुछ फैक्टर्स रिलीज होंगे जो कि D पे जाएंगे। D क्या है, स्पर्मियोजेनेसिस, है ना, वो ट्रांसफॉर्मेशन करवाएगा, स्पर्मियोजेनेसिस करवाएगा, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द स्पर्मेटिड इनटू द स्पर्मेटोजोआ। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी से। चलिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन हमारे पास 2 स्टेटमेंट पूछी गई है। अब बेटा आप देख रहे हो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। इसमें अब आपको करना क्या पड़ेगा, आपको एनसीईआरटी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी,
एक एक लाइन को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी लाइन से स्टेटमेंट उठा के आ सकता है। एंड बायो को आपने ये नहीं सोचना है कि लास्ट में देखेंगे, वरना अगर आप बायो को 90 मिनट्स में कर रहे हो तो फिर आपका जो है बाकी का पेपर हैम्पर करेगा। इसीलिए आपको क्विकली बायो की स्टेटमेंट पढ़ते ही आंसर आने चाहिए। दो स्टेटमेंट दी हुई है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स, अ थीका and shows fluid filled cavity antrum. Now it is called secondary follicle. इधर ध्यान दीजिए, प्राइमरी फॉलिकल जब हम पढ़ते थे तो मैंने आपको पढ़ाया था प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है बेटा, ये आपका प्राइमरी oocyte है ना। प्राइमरी oocyte के बाहर ग्रेनुलोसा सेल्स जब अपने आप को सिक्रीट करने लगे तो इनको हम क्या बोल देते हैं, प्राइमरी फॉलिकल। यही सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होती है, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है, मैं इधर बना देती हूँ, इट्स नॉट विजिबल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है बेटा, सेकेंडरी फॉलिकल में ये प्राइमरी oocyte तो है और इधर ग्रेनुलोसा सेल्स भी हैं, लेकिन थीका सेल्स भी आ जाती है बाहर, थीका सेल्स भी आ जाएंगी बाहर। इसको हम, ये प्राइमरी oocyte है भी, इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी फॉलिकल, है ना। तो क्वेश्चन पूछा है, द प्राइमरी फॉलिकल्स गेट सराउंडेड बाय मोर लेयर्स ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स कोमा अथीका एंड शोज फ्लूइड फिल्ड। नहीं, तो ये स्टेटमेंट बेटा हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, है ना, क्योंकि एंट्रम तो आपका कब आता है, प्राइमरी फॉलिकल में एंट्रम तो होता ही नहीं, एंट्रम होगा आपके टर्शरी फॉलिकल में, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल ruptures to release the secondary oocyte from the ovary by the process called ovulation. Statement 2 is बिल्कुल आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल ही आपका रप्चर होता है और वहां से सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम ओवुलेशन कहते हैं। तो स्टेटमेंट 1 विल बी इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 विल बी करेक्ट। क्लियर है ये। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, अगेन आपका क्वेश्चन ये है, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल से पूछा गया। तो हमसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछे रिगार्डिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। बोलता है, इन नॉन प्राइमेट मैमल्स साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड ईस्ट्रस साइकिल। बिल्कुल सही बात है, नॉन प्राइमेट आपके जो मैमल्स हैं, है ना, यूथेरियन मैमल्स, तो इसमें आपके जो नॉन प्राइमेट मैमल्स है जैसे आपके मंकीज एंड ऑल, तो ये जो है बेटा आपके ये सीजनल ब्रीडर्स हम इनको बोलते हैं। मतलब इनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल तभी होगी जब इनको ब्रीडिंग सीजन आ रहे हैं। जैसे आपके ह्यूमंस के अंदर लगाएं तो हम एवरी मंथ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज गोइंग ऑन, राइट। सो नॉन प्राइमेट के अंदर इसको हम साइक्लिक जो है रेगुलर जो है पीरियड्स नहीं रहेंगे फीमेल्स के अंदर, तो इसको हम एस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। बिल्कुल करेक्ट है ये स्टेटमेंट। देन बेटा सेकंड स्टेटमेंट है आपका, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड इज कॉल्ड मेनोपोज। तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि हम उसको मेनार्क बोलते हैं। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, करेक्ट है। अगर आपका फीमेल के अंदर कोइटस की हिस्ट्री रही है पहले एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में रेगुलरली आ रहे थे एंड ऑल ऑफ सडन अब अगर बंद हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी का इंडिकेशन है, जो कि लेटर ऑन हम कंफर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ टेस्ट जिसमें HCG हार्मोन को हम चेक करते हैं बेटा। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ये भी करेक्ट है। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपोज, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो ओनली स्टेटमेंट बी इज इनकरेक्ट एंड rest all is correct। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर फॉर दिस। चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। अच्छा, असर्शन और रीजन में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, घबराते हैं उनसे, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे ईजी है। अगर आप NCERT पढ़ते हो, अगर आप प्रैक्टिस करते हो, अगर आपको हर स्टेटमेंट का कंसेप्ट क्लियर है, तो जैसे ही आपने स्टेटमेंट पढ़ी, एक बार बस आपको ये देखना है स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट, फिर उसका आंसर जो है 1 सेकेंड में आपका निकल सकता है। तो असर्शन देखते हैं बेटा। असर्शन कह रहा है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। बिल्कुल सही बात है, ब्लास्टोसिस्ट का इम्प्लांट कहाँ होता है बेटा, एंडोमेट्रियम में होता है। सही बात है बिल्कुल। In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerate that causes disintegration of endometrium। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं आती
अगर फीमेल की बॉडी में स्पर्म नहीं आ रहा है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। कॉर्पस ल्यूटियम की कॉर्पस ल्यूटियम के साथ क्या होता है, डीजनरेट कर जाएगा वो, है ना। प्रोजेस्ट्रॉन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि प्रेगनेंसी नहीं हुई तो कॉर्पस ल्यूटियम भी डीजनरेट करेगा। तो एंड आपकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी आपके एंडोमेट्रियम को, क्योंकि उससे क्या करना है बेटा, शेड करना है, उसने ब्लीडिंग होनी है, फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल ने आना है। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है, पर क्या ये एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रही है, नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर है। क्वेश्चन बोला गया है कि रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन, ठीक है। रिसेप्टर स्पर्म को बाइंड करने के लिए मैमल्स में कहाँ होते हैं, तो बेटा रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एग के ऊपर। एग के पास अभी मैंने पढ़ाया था एक लेयर होती है जिसको बोलते हैं हम जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। इसी लेयर के पास बेटा ZP3 नाम के रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये रिसेप्टर्स जो है वो स्पर्म के हेड पे कुछ कंपोनेंट प्रेजेंट है जो कि डिटेक्ट करेगा। स्पर्म के पास आपको पता है एक्रोसोम होता है ना। एक्रोसोम के अंदर कुछ एंजाइम्स हैं, जोनालाइसिन, जो कि जोना जो पेलुसिडा लेयर है उसको पेनिट्रेट करता है। देन रिसेप्टर पे ZP3 पे अगर बाइंड हो गया तो फर्टिलाइजेशन आपकी सक्सेसफुल होती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, जोना पेलुसिडा। क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ दीज इज नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस, ठीक है। देखो अगेन पार्चुरेशन पे क्वेश्चन आया है। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, आपको दिखाती हूँ, अभी हमने क्वेश्चन देखा था विच वॉज रिलेटेड टू पार्चुरेशन, ये रहा। देखो पार्चुरेशन पे क्वेश्चन आया था जिसका मैंने फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स करेक्ट बताया था। इसी कंसेप्ट को घुमा के, इसी क्वेश्चन को घुमा के इन्होंने ये क्वेश्चन बना दिया। तो कंसेप्ट जो है वो आपका समझ आ जाए तो क्वेश्चन आपको मोल्ड कर देंगे, तो भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। चलो देखते हैं। नॉट पूछा इन्होंने पहले, नॉट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन। तो मैंने आपको अभी पढ़ाया कि पार्चुरेशन के लिए आपके पास होता क्या है, पार्चुरेशन में मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, कोर्टिसोल जो है पार्चुरेशन से आपका इंक्रीज होता है। कौन इंड्यूस करवाता है इसको, फुली डेवलप्ड फीटस, जिससे होगा क्या, इस्ट्रोजन टू प्रोजेस्ट्रॉन रेशो जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इस्ट्रोजन ज्यादा हो जाएगा, प्रोजेस्ट्रॉन जो है वो आपका कम हो जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा, आपका प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होंगे। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन क्या बेटा, हार्मोन लाइक कंपोनेंट होती है, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा एंड फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स आएगा, ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट इट, है ना। तो आपका इंक्रीज इन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो ये तो ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन ये भी ठीक है, और ऑक्सीटोसिन तो आपका कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, चाइल्ड डिलीवरी के लिए, ये भी ठीक है। तो इन्होंने हमसे नॉट पूछा है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोलैक्टिन की हमें कोई जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक है, समझ आया है क्वेश्चन। इट वॉज अ गुड क्वेश्चन, है ना, अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि ये तीनों चीजें तो इंपॉर्टेंट है, तो इससे आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हुआ, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्रीट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के लेटर फेज में रिलैक्सिन कौन सिक्रीट करता है, तो यूट्रस, ग्राफियन फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम एंड फीटस। तो इसका जो आंसर है वो क्या रहेगा आपका, कॉर्पस ल्यूटियम। अच्छा, कॉर्पस ल्यूटियम रिलैक्सिन रिलीज क्यों करवाता है बेटा, जब लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो रही है, मतलब पार्चुरेशन, चाइल्ड डिलीवरी होने वाली है, तो हम क्या चाहेंगे कि कुछ ऐसा चीज रिलीज करवाए बॉडी जिससे प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो फीमेल की बोन होती है ना, प्यूबिक सिम्फाइसिस जब हमने लोकोमोशन चैप्टर किया था 11th क्लास में तो हमने देखा था, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस जो है थोड़ा एनलार्ज हो, है ना, खुल जाए वो, ताकि चाइल्ड डिलीवरी प्रॉपरली हो सके। तो वो रिलैक्सिन इसी में मदद करता है, प्यूबिक सिम्फाइसिस को ब्रोडन करवाने में, ठीक है। और थोड़ा स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मैं बीच बीच में आपके साथ थोड़ा सा मिस्टर इंडिया वाला जो गेम है वो खेल रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो फिर से गेमेटोजेनेसिस, oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस, ये सब आ रहा है ना बार बार क्वेश्चन। लाइफ साइकिल, oogenesis की लाइफ साइकिल जो है वो कब स्टार्ट हो जाती है फीमेल की बॉडी के अंदर? डायरेक्ट क्वेश्चन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, है ना। oogenesis स्टार्ट हो जाती है, जब मैंने आपको oogenesis पढ़ाया तो मैंने बताया था कि फीमेल जो है अभी बर्थ हुआ भी नहीं है, अभी शी इज इनसाइड द मदर एंड oogenesis विल स्टार्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। ट्विंस आर बोर्न टू अ फैमिली दैट लिव्स नेक्स्ट डोर टू यू, द ट्विंस आर अ बॉय एंड अ गर्ल, यहीं पे कंसेप्ट है। देखो बेटा, हमारे पास ट्विंस का दो कंसेप्ट है, एक होता है मोनोजाइगोटिक, एक होता है डायजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक का जो कंसेप्ट है उसमें हमें ये चीज ध्यान में रखनी है कि या तो उसमें दोनों ही मेल होंगे या दोनों ही फीमेल होगी। अनलाइक डायजाइगोटिक, डायजाइगोटिक में क्या हो सकता है, या तो दोनों मेल हो सकते हैं या दोनों फीमेल हो सकती है, या मेल और फीमेल तीनों ही पॉसिबिलिटीज होती है। डायजाइगोटिक ट्विंस का दूसरा नाम ही फ्रेटर्नल ट्विंस होता है। एंड डायजाइगोटिक ट्विंस के अंदर क्या होगा, दो सेपरेट ओवम रहेंगे, दो सेपरेट स्पर्म्स आके उनको फर्टिलाइज करेंगे एंड देन जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनेगा। तो इसके अंदर आपका प्लेसेंटा वगैरह सब डिफरेंट रहेगा। आप कह सकते हो कि ये एक तरीके का सिबलिंग्स जैसे ही है, यहाँ पे कोई भी डीएनए का जो है वो आपका शेयरिंग नहीं होता, मैचिंग नहीं होगा। तो जैसे इसके अंदर ऑप्शन जो है दे वर कंसीव थ्रू इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन, नहीं इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। दे आर मोनोजाइगोटिक ट्विंस, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ एक बॉय है एंड एक गर्ल है। तो दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस, ये राइट आंसर हो जाएगा, जिसको हम दूसरा क्या बोल देते हैं, डाइजाइगोटिक ट्विंस, लाइक सिबलिंग्स। तो बेटा इनका 75% आइडेंटिकल जेनेटिक कंटेंट होने का ये कोई गलत स्टेटमेंट है, ये कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है। दे हैव सेपरेट न्यूक्लियस, सेपरेट डीएनए, एवरीथिंग इज सेपरेट। क्रॉसिंग ओवर उनके अंदर अलग अलग हो रही है, तो कोई आइडेंटिकल यहाँ पे नहीं होगा। सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं कुछ, और ये देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमें मैच द फॉलोइंग दिया हुआ था एंड हमें प्रेगनेंसी के साथ वो मैच करना था कि कौन से मंथ में जो है हेयर आ रहे हैं, लिम्स बन रहे हैं। सिमिलर क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, बस ये स्टेटमेंट वाइज दे दिया है। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट निकालनी है, तो देखते हैं इसको। चलो तो इसको देखते हैं। पहली स्टेटमेंट कह रहा है कि ह्यूमन प्रेगनेंसी के अंदर मेजर ऑर्गन सिस्टम जो है फॉर्म हो जाते हैं आपके एंड ऑफ 12 वीक्स। एंड ऑफ 12 वीक्स रॉन्ग हो जाएगा बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाता है ना, तो 8 वीक्स आना चाहिए था यहाँ पे। सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या बोल रहा है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी द मेजर ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 8 वीक्स। तो दोनों में से एक ही स्टेटमेंट ठीक होगी, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ह्यूमन प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर 1 मंथ ऑफ जेस्टेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ह्यूमन प्रेगनेंसी लिम्स एंड डिजिट्स डेवलप बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, हाँ अभी मैंने करवाया था आपको। अपीयरेंस ऑफ हेयर इज 5th मंथ, बिल्कुल ठीक है। तो बी स्टेटमेंट जो है आपका गलत हो जाएगा, बाकी सारे करेक्ट है। तो आप देख लो इसमें ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका, है ना। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द हाइमन अगेन। आई थिंक ये 2018 का क्वेश्चन है। प्रेजेंस इज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी, नॉट आना चाहिए था ना यहाँ पे, ठीक है। इट इज ओनली टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर्स, ये भी गलत हो गया। ये हॉर्स राइडिंग या कोई और एक्टिविटी से भी आपका जो है इट कैन, ये ठीक हो गया। साइकिलिंग, सडन फॉल, इट ऑलवेज डिसअपियर्स कंप्लीटली आफ्टर द फर्स्ट इंटरकोर्स, नॉट करेक्ट, है ना, कि ऑलवेज ऐसा होगा ही होगा। तो हमें ट्रू स्टेटमेंट पूछा है, तो ट्रू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनल प्लाज्मा इज रिच इन। सेमिनल प्लाज्मा बेटा क्या होता है, स्पर्म के साथ जब आपकी एक्सेसरी ग्लैंड्स की सिक्रीशंस मिलती है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेमिनल प्लाज्मा। और ये साथ में मिलके क्या बनाता है बेटा, सीमन बनाता है, जो इजैकुलेटरी डक्ट से आपका फीमेल की बॉडी में जाएगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो इसके अंदर बेटा फ्रक्टोज रहेगा, कैल्शियम रहेगा और कुछ एंजाइम्स रहते हैं, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का। क्लियर है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी, अब लास्ट क्वेश्चन आएगा इस क्लास का। एमनियोसेंटेंसिस इज यूज्ड फॉर,
एमनियोसेंटेंसिस बेटा एक प्रोसेस होता है इंडिया के अंदर, ये हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं बैंड, ठीक है। कुछ लीगल प्रोसेसेस होते हैं जिसके थ्रू आप ये करवा भी सकते हैं, लेकिन एमनियोसेंटेसिस का मेन रोल ही क्या है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स का पता चल जाए, है ना, इसी के लिए ये हमें बताया था। इसमें हम करते क्या है, सिरिंज से हम एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, है ना, फीमेल की जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी बॉडी से सिरिंज की मदद से एमनियोटिक फ्लूइड लेते हैं, देन उसकी कैरियोटाइपिंग होती है और उससे हमें पता लगाया जा सकता है कि जेनेटिक डिसऑर्डर तो कोई बच्चे में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? ये कौन क्वेश्चन है हमारे पास लास्ट, अभी बस नहीं हुआ है, ये क्वेश्चन भी है हमारे पास। द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट, थकना नहीं है बिल्कुल, पानी पियो, 2x पे देखो। सो रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन ऑफ द जाइगोट क्या बोलते हैं बेटा, हम इसको क्लीवेज बोलते हैं, है ना। सो राइट आंसर विल बी क्लीवेज, जिससे आपका देखो मोर्यूला, गेस्ट्रुला, है ना, ये सारी स्टेजेस आएंगे आपके जाइगोट के बाद। तो राइट आंसर इसका हो गया क्लीवेज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ आए, कंसेप्ट क्लियर हुआ, एंड आप ऐसे ही PYQ सॉल्व करो हर चैप्टर के। सो नेक्स्ट में जो है चैप्टर पढ़ाऊंगी वो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ रहेगा, उसके भी हम इसी तरीके से PYQ सॉल्व करेंगे। And if you like the video, do subscribe the channel and let's start and let's crack NEET together. Bye.